पश्चिम बंगाल में चुनावी हाल बस इतना समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की पार्टी ने 2/3 से अधिक सीटें हथिया ली हैं। जश्न लाजमी है। जश्न तो बीजेपी के अंदर भी है। 5 साल के अंदर चुनावी प्रदर्शन में दोगुने का इजाफा हुआ है, लेकिन ममता के लोकतंत्र में बमबाजी का शोर थमता नहीं। इधर पंचायत चुनाव के वोट की गिनती चलती रही, उधर रात तक बमबाजी भी जारी रही। सुबह तक कहीं खेतों में बम मिल रहे थे, कहीं झोपड़ियों में बम धमाके हो रहे थे। पुलिस वाले बम डिफ्यूज कर करके परेशान थे। उधर सियासत का हाल कुछ ऐसा था कि दिल्ली से बीजेपी के 4 लोगों की टीम बंगाल में हुई हिंसा के मौके का मुआयना करने कोलकाता पहुंची थी। दूसरी तरफ चुनावी दौड़ में चौथे नंबर पर लुढ़कती कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर 7 घंटे का मौन सत्याग्रह कर रहे थे। चुनावी हिंसा और नतीजों की चर्चा शुरू हुई तो सियासी बाण छोड़े जाने लगे। ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लिखा कि नतीजों से साफ है कि जनता के दिलों में टीएमसी बसती है। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सारे दल एक साथ भड़क उठे। इतना गेन हुआ है तो मारने की क्या जरूरत थी? इतना गेन हुआ है तो बैलेट बॉक्स को फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर इतना गेन हुआ है तो नॉमिनेशन मना करने की क्या जरूरत थी? এই ভোট লুটের ভোট, জনতার ভোট নয়। I must say that election has already been reduced to a farce. Macabre dancing of the mockery of democracy witnessed by all. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने लिखा कि टीएमसी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। चुनावी हिंसा की पड़ताल करने बंगाल पहुंची बीजेपी की टीम ने ममता सरकार पर तो चुनावी हिंसा का ठीकरा फोड़ा है, राज्य चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। हमें बंगाल के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां हैं जो स्पष्ट बताती हैं कि चुनाव आयोग ममता जी के पूरे प्रभाव और दबाव में काम कर रहा है। चुनावी हिंसा पर शिकवा शिकायतों की बात से आगे अब बात 2024 की लड़ाई की होने लगी है। ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के नतीजों को 24 के दंगल का ट्रेलर समझने की भूल कर रही हैं, जबकि तथ्य ये भी है कि 2018 के पंचायत चुनावों में टीएमसी को 48,636 सीटों में से 38,118 सीटें और 78% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन साल भर के अंदर 2019 के आम चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 42 में से 22 सीटें और 43% ही वोट मिले, जबकि बीजेपी को 18 सीटें और करीब 41% वोट मिल गए थे। बीजेपी का हौसला हाई है कि महज 1 दशक के अंदर बीजेपी ने बंगाल में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का रुतबा हासिल कर लिया है। हम बंगाल के लोगों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं। आपने हमें जो 10,000 मेंबर जिताया है उसके लिए, आपके सहयोग के लिए आपका हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एंड बीजेपी विल फाइट। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कदम ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनौती दे पाते हैं या नहीं। लेकिन पंचायत चुनाव में तमाम हिंसा, सियासत और दांवपेच के बावजूद बीजेपी ने पुराने प्रदर्शन को बेहतर किया है। आज तक ब्यूरो। आपको जरा दिखा देते हैं कि अब तक के जो आंकड़े आए हैं निकलकर वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले 2023 पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत 63,229 सीटों की गिनती जारी है। टीएमसी ने यहां पर भारी बढ़त बना ली है 34,560 के साथ। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 9,621 पर बीजेपी की बढ़त है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा उत्साहित है। बीजेपी से बहुत दूर, कोसों दूर है लेफ्ट 2,908 के साथ, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो लेफ्ट से पीछे 2,515 के साथ। ये आपको ग्राम पंचायत के, हालांकि वोटों की गिनती अभी की जा रही है, लेकिन यहाँ के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो दिखा रहे हैं। ये बदलाव क्या कहता है, जरा उसके ऊपर आप नजर डाल दीजिए। देखिए पंचायत चुनाव 2018 के आंकड़े क्या थे और जब आम चुनाव होते हैं 2019 तो किस तरह से आंकड़े बदल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीएमसी की। 78% वोट शेयर उसको 2018 की पंचायत इलेक्शन में मिले थे, लेकिन 2019 का जब चुनाव होता है तो वोट प्रतिशत गिरकर हो जाता है 43%। बीजेपी की बात करें तो 2018 में पंचायत चुनाव में 12% वोट शेयर उसको हासिल हुआ था, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है, नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है तो वोट फीसदी कितना बड़ा उछाल लेता है 41% के साथ। ये आंकड़े आपके सामने हैं।
बात लेफ्ट पार्टी की करें तो यहां पर देखिए 3% 2018 में उसको मिलता है, लोकसभा का चुनाव 19 में होता है तो उससे दोगुना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो बीजेपी या फिर टीएमसी से अपनी तुलना कर पाए। 7% आ जाता है। कांग्रेस पार्टी का भी कमोबेश यही हाल रहता है, लेकिन मुख्य लड़ाई में टीएमसी और बीजेपी 2019 में टीएमसी को 42 में से 22 सीटें मिली थी, बीजेपी को 42 में से 18 सीटों पर 2019 के इलेक्शन में जीत मिली थी। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि इस बार का आज का जो आंकड़ा है, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डालेगा? उसको आपको बता देते हैं। बंगाल में बढ़ती हुई बीजेपी, दरअसल बीजेपी आज के चुनाव को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उससे काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है। यहां पर अब बढ़ती हुई बीजेपी के आंकड़ों पर नजर डालें। 2014 के आम चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, यहां पर सबसे पहले आपको बता दें बीजेपी का वोट शेयर और टीएमसी का वोट शेयर क्या रहा था। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी 17% के आसपास थी, टीएमसी यहां पर तकरीबन 39.79% यानी कि 40 के आसपास। 2016 की बात करें तो बीजेपी का यहां पर वोट शेयर घट जाता है, यहां पर वो विधानसभा चुनाव में तकरीबन 10.16%, 3 सीटें उसको मिली थी। और अगर बात करें हम टीएमसी की तो देखिए कितना बड़ा उछाल है, टीएमसी का शानदार प्रदर्शन रहा था, दीदी ने फिर से 16 में सरकार बनाई थी। पंचायत इलेक्शन की बात करें, यहां पर 2018 बीजेपी को 11.9% वोट शेयर, जबकि यहां पर टीएमसी को देखेंगे 18% को वो क्रॉस कर गई थी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि पंचायत चुनाव में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जहां 40% के आसपास या 44% के आसपास टीएमसी का वोट शेयर रहता है, वो पंचायत चुनाव में आकर इतना बड़ा उछाल ले लेता है। 2018 में भी 78.4% यानी कि बड़ा क्लीन स्वीप था, और इस बार 2019 के आम चुनाव में का ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, लगभग 40 और 43%, थोड़ा सा ही यहां पर फर्क है। लेकिन एक बार फिर से चूंकि पंचायत इलेक्शन के लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि एक बार फिर से 2018 जैसा ही प्रदर्शन करती हुई टीएमसी नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदर्शन यहां पर सुधरा है। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, जिस तरह की जोई विश्वास जी, टीएमसी भी खुश है, उधर बीजेपी भी जश्न मना रही है कि हमने 10,000 के आंकड़े को छू लिया है, यह प्रदर्शन क्या कहलाता है? और ममता बनर्जी का ये जो क्लीन स्वीप है, क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा? जी चित्रा जी, मैं पहले आपको कहना चाहूंगी, देखिए लोकतंत्र में कोई पार्टी जीतेगा, कोई पार्टी हारेगा। लोकतंत्र की ये का भी मतलब ये यहाँ का अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर अपनी राय, अपने मतदान खुद कर सकती है। अब पूछ रही थी कि पंचायत के साथ लोकसभा में इतना फर्क क्यों होता है, ये आंकड़े अब दिखा रही थी। हाँ। पंचायत के जो मुद्दे हैं वो लोकसभा के मुद्दे दोनों सेम नहीं है, दोनों एक नहीं है। अगर पंचायत के अगर आप मुद्दे देखेंगे तो यहाँ पे लोकल बॉडीज चुनाव है, ये लोकल बॉडीज चुनाव में आमतौर पे जो लोग देखते हैं कि आपके घर में पानी आ रहा है कि नहीं, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, रास्ते आपके बने कि नहीं, आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आपके डॉक्टर और अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है उसके मुद्दे मद्देनजर रखते हुए लोग ये चुनाव में वोट डालने जाते हैं। बीजेपी की ओर से कहना है कि पूरी की पूरी मशीनरी लग गई थी मतपेटियों को लूटने में, जो गुंडे थे गुंडागर्दी करने की छूट दी जा रही थी, कोई कुछ कर नहीं रहा था। अगर ये सब नहीं होता तो इतनी बड़ी तस्वीर टीएमसी के पक्ष में नहीं जाती। जो विश्वासी चित्रा जी, एक कहावत है हिंदी में, बंगाली में भी है, नाच ना जाने तो आंगन तेरा। अगर आप बीजेपी से पूछिए कि उनके कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनके तो कैंडिडेट ही नहीं थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आज बोल रहे हैं नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया, कौन नहीं करने दिया नॉमिनेशन फाइल? हम लोग तो 2 हेल्पलाइन नंबर खोले थे, एक था एक डाके अभिषेक, मतलब एक कॉल से अभिषेक बनर्जी को आप रीच कर सकते हैं एमपी। दूसरे ममता बनर्जी के खुद भी हेल्पलाइन खोले हुए थे, हमारे मिनिस्टर्स खुद उनके हमारे आपके जो बीजेपी के यहाँ पे सुकांत मजूमदार प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, उन लोगों को ऑफर किया था अगर आपका कोई कैंडिडेट मतदान अगर नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पा रहा है तो हम लोग को बोलिए, हम लोग लेके जाएंगे उसको नॉमिनेशन फाइल कराने। तो मुद्दा अलग है, लोकसभा के मुद्दा अलग है। लोकसभा में लोग आमतौर से पूछते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या आप लोग गवर्नमेंट में शामिल होंगे, कई सारे मुद्दा आते हैं उसमें। देश ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे अलग हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में टीएमसी का जो ग्राफ है वो अचानक से बढ़ जाता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं रहता है। इसके बारे में जो एक्सपर्ट है मैं उनसे जानूंगी, जल्दी से बीजेपी की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सैयद जफर इस्लाम साहब, ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है नतीजों के बाद, उनका यह कहना है कि बंगाल के लोगों के दिलों में टीएमसी बसती है और बीजेपी को आईना बंगाल के लोगों ने दिखा दिया है नतीजों से। देखिए, सबसे पहली बात तो कि बंगाल के लोगों में
के दिलों में टीएमसी नहीं बसती है, बल्कि डर बसता है। टीएमसी का डर बसता है, इसलिए हर लोग बहुत ही डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। इसलिए टीएमसी के जो गूंज हैं उनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी छूट है। आप दंगा करो, मारो। और अभी जो कह रही थी टीएमसी के प्रवक्ता को एक हेल्पलाइन रखा है, 1 नंबर 2 नंबर, बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन जा रहा है वहां पर नॉमिनेशन करना चाहता है और उसको पहले ठिकाने लगा दो। मौत के सौदागर है ये लोग, मौत के घाट उतारने में एक्सपर्ट है। और इसलिए लोगों ने जिसने भी कोशिश की कि वहां वोट देने जाएंगे बीजेपी को, उसको आप देखिए किस तरह से अरे 9,000 से ज्यादा तो आपने भी जीता ही है ना पहले के मुकाबले, तो आपका अच्छा प्रदर्शन है सैयद जफर इस्लाम साहब। वो भी तो वही उसी जनता से, उसी तरह की मशीनरी से सामने आया है। चित्रा जी, वो बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2019 में आपने देखा था 41 और 43 का फर्क था, हाँ। नेक टू नेक जो था, वैसे ही फर्क यहाँ पर भी आपको दिखता है। इसलिए कि जनता जो है बिल्कुल जानती है कि हमें बीजेपी को वोट करना है और करना चाहती है। लेकिन इनके बलवाइये जितने हैं, इनके जितने जो गुड्डा और जो गूंज जो है, वो जितने एलिमेंट्स है, वो बिल्कुल बीजेपी के लोगों को मारना चाहती है, मौत के घाट उतारना चाहती है। और इसी के वजह से लोगों में कहीं ना भय और डर और भय का माहौल में बहुत सारे लोग चाहे नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया, और नॉमिनेशन जो वोटर्स वोट देने जाते हैं उनको इनके गूंज ने किस तरह पीटा है, वो आप देख सकते हैं। 45 सीधे मैं अतुल अंजान जी आपके पास आते हुए, लेफ्ट जो एक वक्त पर गढ़ रहा करता था, पश्चिम बंगाल लेफ्ट का गढ़ रहा करता था, वहां पर आप लोगों का यह हाल हो गया है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर लगातार बीते कई चुनाव से बीजेपी का दबदबा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अतुल अंजान जी, आज की ये आंकड़े किस दिशा में संकेत कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह के दंगे फसाद, जिस तरह के दोहरापन, जिस तरह की सत्ता की मशीनरी, जिस तरीके से लोगों को प्रलोभन दिया गया है, उससे निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पर एक बहस चल पड़ी है। और इस पूरी बहस के अंदर आप देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे है। ज्यादातर देखा जाता है कि इस तरह के जो चौखंबा राज के अंदर नीचे के राज्य स्तरीय जब पंचायत के चुनाव होते हैं, तो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी को सबसे ज्यादा स्थान मिलते हैं, वही मैनेज करती है, वही सब कुछ करती है। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, गांव प्रधान के चुनाव हुए थे। उन चुनाव में देख लीजिए 75 जिलों के अंदर 74 जिलों में जिला पंचायत के सदस्य ही जो वो है, वो प्रमुख जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुए। ऐसे थे 27 जिले जिसमें विपक्ष के जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उन्हें किसी प्रकार से मतदान में रोक दिया गया और उनको समय में उनका नामांकन नहीं होने दिया गया और वो सरकार सत्तारूढ़ दल की बन गई। ये जिस जो है सरकार की होती है, जिस पार्टी की, उसको ये एडवांटेज मिल जाता है, चाहे रोते हुए मिले, चाहे हंसते हुए मिले, चाहे लोकतंत्र की दुहाई देते हुए मिले और चाहे बल प्रयोग करके। लेकिन पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं और राज्यों की तुलना में यहाँ पर हिंसा, प्रतिहिंसा, यहाँ लोकतंत्र में रक्त रंजित लोकतंत्र के चौथे खंभे की पंचायत के चुनाव होते हैं। ये बहुत ही हृदय को हिला देने वाले हैं। इस पर सभी राजनीतिक दलों को चर्चा करनी चाहिए कि अगर इसी तरह के चुनाव हैं तो इन चुनाव का मायने क्या रह गया। रक्त रंजित इतिहास का पुराना जो ग्राफ है वो भी हमने देखा है कि लेफ्ट के जमाने में भी यही स्थिति थी, जब टीएमसी ने बदलाव किया तो भी यही स्थिति है और क्या आगे भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? और ऐसा बंगाल में क्यों होता है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन जल्दी से कांग्रेस पार्टी के नेता के पास में पहुंचूंगी। अब कांग्रेस पार्टी भी यही आरोप लगा रही है और मौन व्रत पर थी कांग्रेस पार्टी आज। कमरुज़्ज़मा साहब, सबसे पहले मैं बंगाल का बात बोल दूं, यहाँ पे आज 40 लोगों का हत्या हुआ है बंगाल का निर्वाचन में इस बार। हम सबको मालूम है कि ये हिंसा होने वाला है, क्योंकि आगे 2018 में भी हमने देखा, 2021 में भी देखा हमने, लोगों का जान जाती है यहाँ पे। तो हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करके ये बोला है कि भाई 822 कंपनी यहाँ पे केंद्रीय वाहिनी चाहिए यहाँ पे। आज ना तो राज्य सरकार उसका जिम्मेदारी ले रहा है, ना इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसका जिम्मेदारी ले रहा है।
क्यों? आखिर ये 40 लोग क्या हिंदुस्तानी नहीं है? आपने सिपाही भेजा बंगाल में एक दिन पहले, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर ने आपको डिप्लॉयमेंट चार्ट नहीं दिया। आपको डिप्लॉयमेंट चार्ट क्या बीजेपी का दफ्तर से मिला, जो कि आप बीजेपी जहां पे गर्म है, जहां पे स्ट्रांग है, वहीं पे आपने डिप्लॉय कर दिया? आपने मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं डिप्लॉय किया, जहां पे हिंसा सबसे ज्यादा हुआ है वहां पे? हाँ। जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पे बूथ का दखल हुआ, बैलेट पेपर छिनताई हुआ, वहां पे बैलेट बक्से को पानी तो फेंक दिया गया, मुर्शिदाबाद में ही उसको तो जला कांग्रेस दिया जीती गया। है। जो आंकड़े निकलकर सामने आए, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये बात तो सच है। जमीनी हकीकत अलग है। हाँ। इस बार ममता बनर्जी के पार्टी जो अब 43% का आंकड़ा दिखा रहे थे, हमारा जमीनी आंकड़ा बता रही है कि 25% से नीचे ममता बनर्जी पार्टी आ चुकी है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का ये जो साठगांठ कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बंगाल में, ताकि वाम और कांग्रेस यहाँ पे कोई जगह ना मिले, वही दोहराते हुए पंचायत में एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय वाहिनी को अलग रखा गया सेंसिटिव बूथ से, जबकि 40 लोगों का जान गया यहाँ पे। आज हाईकोर्ट का टिप्पणी आप सुन लीजिए चित्रा जी। आज हाईकोर्ट ने क्या बोला, ये जो विनिंग सर्टिफिकेट है ये अपना घर में सजा कर रखिए, अभी तक हमने फैसला नहीं दिया, ये पंचायत का निर्वाचन का रिजल्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे। अभी कहानी बहुत बाकी है चित्रा जी। कहानी क्या हो सकती है और मौन व्रत करके कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है? देखिए, उसी ममता बनर्जी के साथ आप लोग बंगाल के बाहर गठजोड़ करते हैं। उसी ममता बनर्जी को लेकर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है। क्या हो गया आगे की पॉलिटिक्स? आप कह रहे हैं हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, यहाँ पे जो देश का सवाल एक अलग तरीका से है और बंगाल का सवाल अलग तरीका से है। देश में अगर हम यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सर बंगाल में तो लोकतंत्र बचाएंगे तब तो देश की लड़ाई लड़ेंगे। वही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आप ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की है, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए उन्हीं के साथ हाथ जोड़कर आप खड़े हुए हैं। मैं तो वही सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। जजमेंटल मत होइए। यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ में हमारा गठजोड़ या YSR रेड्डी से हो, या तो फिर केजरीवाल से हो, या शिवसेना से हो, ये अलग मैटर है टोटली। लेकिन जहाँ पे नफरत का बाजार खोलेंगे वहां पे हम मोहब्बत का दुकान जरूर खोलेंगे। बंगाल में क्या है? डाउट मत रहिए। जल्दी से, बंगाल में क्या है? नफरत का बाजार खुला है तो हम अपना मोहब्बत का भी दुकान खोलेंगे बंगाल में। हाँ। चित्रा जी, आप जनता क्यों नकार रही है? लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं हो पाई ना। आपका प्रदर्शन बीजेपी, उसके बाद लेफ्ट के बाद भी खराब रहा है, आप चौथे नंबर पर हैं। 45 साल तक हम यहाँ पे पावर में नहीं है चित्रा जी, लेकिन फिर भी आज जो है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का तरफ लोगों का रुझान आ रहा है, अगर सही से निष्पक्ष चुनाव होता तो ये रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट होता। ये मैं बयान नहीं कर सकता। उधर ममता बनर्जी बोल रही है हमें बहुत सारे झूठे प्रचार से लड़ना है, बीजेपी ने दुष्प्रचार की सीमा पार कर दी है। सभी विरोधियों को भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। एक पार्टी को एजेंसियां नहीं चला सकती और सभी विरोधियों को भी ममता बनर्जी की ओर से धन्यवाद दिया गया है। संजय कुमार जी, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए पिछले 3 चुनावों के आंकड़े हमने दिखाए। पहले 2018 पंचायत, 2019 लोकसभा, 2021 विधानसभा और अभी के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े 2024 के मद्देनजर किस ओर इशारा कर रहे हैं संजय कुमार जी? चित्रा जी, मैं पंचायत के चुनाव के नतीजों को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करता हूं, न तो विधानसभा के चुनाव के नतीजों के लिए, न लोकसभा के चुनाव के नतीजों के लिए। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, आपने स्वयं बताया और वो आंकड़े हमारे सबके सामने हैं। अगर आप वोट प्रतिशत देखें, दो जो मुख्य पार्टियां हैं अभी बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, लोकसभा में दोनों का मुकाबला ज्यादा करीबी है, दोनों एकदम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। विधानसभा का चुनाव आता है, दोनों में फासला बढ़ जाता है। तृणमूल कांग्रेस की जीत जो है बीजेपी पर बड़ी जीत होती है विधानसभा के चुनाव में, और पंचायत के चुनाव जिसके रिजल्ट्स की चर्चा आज हम कर रहे हैं, फासला और बड़ा हो जाता है। स्पष्ट है, मतदाता तीनों चुनाव में अलग अलग तरीकों से वोट दे रहा है। तो पंचायत के चुनाव के नतीजों से ये अर्थ मैं नहीं निकालता कि तृणमूल कांग्रेस 2024 के चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। ठीक है, लेकिन ये चुनाव के नतीजे बताते क्या? ये जरूर ये बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी उनका दबदबा बरकरार है बंगाल की पॉलिटिक्स में, और बीजेपी एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है, और लेफ्ट और कांग्रेस हाशिए पे है।
तो चुनाव के नतीजे यही बता रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं इससे 2024 के नतीजों का अनुमान नहीं लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक और सवाल इसी के साथ ही जहन में आता है, उसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी। उत्तर बंगाल, जहां की पूरी 8 लोकसभा पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप एक तरीके से किया था, वहां पर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है और नंदीग्राम के इलाके में बीजेपी अगर अच्छा कर रही है तो उसके मायने क्या समझे जाएं। लेकिन जयंता खुशहाल जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर यही बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, चाहे 2014 का लोकसभा हो, 2017 विधानसभा हो, उसके बाद फिर पंचायत चुनाव 2016 में जो हुए थे, फिर तमाम आंकड़े पिछले कई चुनावों के उत्तर प्रदेश के पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में जाते हैं। हमने लोकसभा, विधानसभा और फिर पंचायत चुनाव के आंकड़े भी देखे जो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर पश्चिम बंगाल के सिनेरियो में हम देखें तो वो उलट कैसे हो जाते हैं। वहां पर पंचायत में तो एक तरफा जीत होती है, लेकिन विधानसभा में थोड़ा बहुत फासला जरूर रहता है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, लेकिन वो और कम हो जाता है लोकसभा तक आते आते। इसको कैसे समझा जाए, जयंता खुशहाल? मैं लौट रही हूं आपके पास। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। আমাদের সরকার ঠিক করেছে তাদের পরিবারগুলোকে সাহায্য করবার জন্য আমরা 2 লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি সব পরিবারকে। 19 জন মারা গেছে মোট ইলেকশনের ডেট অফ নোটিফিকেশন থেকে, তার মধ্যে 10 জন বা 12 জন আমাদেরই আছে, ম্যাক্সিমামটা আমাদের লোকই মারা গেছে। এবং পোলডেতে 7 জনকে নিয়ে, তার মধ্যেও 4 জন আমাদের, 3 জন নানা রকম সবার মিলেমিশে, এবং তাদের একটা করে স্পেশাল হোমগার্ড চাকরি আমরা দেব। এবং এক্ষেত্রে কোনো সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি কোনো ভেদাভেদ হবে না। যে পরিবারই ভিকটিমস হয়েছে তাদের আমরা এই সাহায্যটা করব, এটা আমাদের মানবিক সাহায্য। এবার আমি আবেদন করব, পঞ্চায়েত ইলেকশন করতে গেলে বা প্রবলেম হচ্ছে কি, কোথাও কোথাও আছে বিনা রাজনৈতিক পঞ্চায়েত আর কোথাও কোথাও আছে রাজনৈতিক পঞ্চায়েত। ফলে একটা ফ্যামিলি থেকে 4-5 জন দাঁড়িয়ে যায়, এ ওর মুখ দেখে না, ওর মুখ দেখে না। গ্রামে গঞ্জে এগুলো হয় পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময়টা, অন্য সময় হয় না। কাজে এটা আপনার হাতেও নেই, আমার হাতেও নেই, কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু মানুষ, দেখুন বাংলায় 11 কোটির মতো মানুষ আছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर उनकी बातों का लब्बो-लुआब यही निकलता है कि टीएमसी का शानदार प्रदर्शन रहा और विरोधियों पर वो हमलावर होती हुई। साथ ही धन्यवाद देती हूं जयंता खुशहाल जी। मैं चाहूंगी बंगाली में उन्होंने बोला है, उनकी बातों को भी अगर हमारे दर्शकों को बता पाए, और मैंने जो सवाल पूछा था यूपी और बंगाल की तुलना करते हुए, उस पर भी आपका जवाब। हाँ, पहले मैं ये कह देता हूं, ममता जी ने बोल रहे हैं कि जो हत्या हुई है सबके लिए, और जिस पार्टी के हैं, मतलब वो भाजपा के लिए भी बोल रहे हैं, बाकी जितने प्रतिपक्ष हैं और रूलिंग पार्टी, सबके लिए हर परिवार में होम गार्ड की नौकरी और वो कुछ कॉम्पेंसेशन अनाउंस किए हैं। और दूसरी बात ये बोले हैं कि एक घर में 3-4 लोग लड़ना चाहते हैं और वो सब लोग चाहते हैं पार्टिसिपेट करे, सबको कैंडिडेट नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी कोई भेदभाव हुई है, झगड़ा हुई है। लेकिन कभी हम लोग कोई पॉलिटिकल विंडिक्टिव होकर नहीं किया। सबसे ज्यादा मृत्यु तो टीएमसी की हुई है, यही मतलब लगभग क्रिस्प जो है। और आप जो सवाल कर रहे थे चित्रा जी की भाजपा के, उसमें मैं आ रहा हूं कि जो यूपी और बिहार में जो आपने तुलना कर रहे हैं, वहां दबदबा भाजपा का है। पश्चिम बंगाल में आके वो रथ क्यों रुक जाते हैं। और 2021 में भी हम देखे थे, 2019 में भी, और आप भी तो गए थे पश्चिम बंगाल, बहुत सफर किए थे। देखिए, आपको बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली में बैठे हैं, उनको पता है जो लिमिटेशन है, जो फॉल्ट लाइन है, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो 0 था, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेट, और उसमें बीजेपी कुछ नहीं था। ये बहुत दुख था बीजेपी के मन में। वहां से आज अगर कंपैरेटिव स्टडी करें, नॉन बेस एरिया, बिल्कुल 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 नॉन बेस एरिया, हम वाजपेयी आडवाणी जी कहते थे नॉन बेस एरिया, हमारा बेस एरिया नहीं है। बेस एरिया तो हिंदी हार्टलैंड है, तो वहां अभी कोशिश कर रहे हैं, और आज भी नंबर 2 पार्टी हो गया है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है। लेकिन
वहां लीडरशिप का प्रॉब्लम है, वहां ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी जो संगठन है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, आज नंबर 1 पार्टी टीएमसी है। बिल्कुल। सीपीएम और कांग्रेस से ज्यादा भाजपा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना बाकी है। और मोदी जी और अमित शाह जी खाना सजा के आपको ट्रे में दे देंगे और पश्चिम बंगाल के बीजेपी जीत जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी है, जैसे योगी जी हैं, जैसे शिवराज सिंह जी हैं, जैसे हेमंत जी हैं, वहां शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो बाबू को भी सोचना पड़ेगा कि उनके भी कुछ जिम्मेदारी होते हैं। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी का नाम लेके पश्चिम बंगाल में आप यूपी नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन बीजेपी की तरफ से भी होना जरूरी है। शहरों को लेकर भी वहां पर क्या लड़ाई और गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्या इसी वजह से, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या फिर पंचायत चुनाव हो, क्लीन स्वीप की स्थिति टीएमसी के लिए रहती है? विनय सिंह जी, आज के नतीजे क्या बताते हैं? नतीजे साफ है चित्रा जी। पिछली बार जितनी भाजपा थी, भाजपा डबल हुई। मुझे लगता है कि खुशी सबके लिए है। आपने शुरू में कहा कि लोग खुश हैं अपने अपने तरीके से। तो ये पारी है। हम और आप लोकतंत्र के प्रतिनिधि ही तो हैं, इस भारतीय लोकतंत्र के, जो बड़े कष्टों से आई है, बड़ा त्याग, तपस्या, बलिदान से आई है। लेकिन ये खुशी अलग है। ये खुशी का कोई मतलब नहीं है। न टीएमसी को खुश होने लायक है, ना भाजपा के लिए खुशी है, क्योंकि जो लोग मरे हैं। और चित्रा जी, मैं 5-6 दिनों से अलग अलग डिबेट्स में रह रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं कि आईएम के प्रवक्ता आते हैं तो लाशें ढूंढते हैं कितने मुसलमानों की हैं। के लोग कहते हैं कि 1000 लोग मारे जाते, 45 लोग ही मारे गए, हमने 955 लोगों को बचा लिया, ये हमारी उपलब्धि है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान हमारी बंद है और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान तभी खोलेंगे, बोलेंगे, तभी आकलन कर रहे हैं हम। सीपीएम इस बीच में आके कहती है कि अरे भाई, सबसे होली हम ही हैं, सबसे अच्छे तो हम ही थे। और सीपीएम के पाप ऐसा लगता है कि सीपीएम के पाप लोग भूल गए हैं। अरे ये सीपीएम ही तो थी जिसने टीएमसी को ट्रेन किया। सीपीएम ही तो थी जिसने हिंसा का बैटन टीएमसी को थमाया। सीपीएम ही तो थी जिसने सोनार बांग्ला को रक्तरंजित बंगाल का तमगा दिया। बंगाल रक्तरंजित इसका चरित्र थोड़ी है। बंगाल का चरित्र तो सोनार बांग्ला का है। और मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के नाते उस राज्य के लिए भी डूब मरने वाली बात है, वहां के जनप्रतिनिधियों को और वहां के नेताओं को, वहां के लोक सेवकों को। और भारत एक देश के नाते भी शर्मनाक है हमारे लिए कि लोकतंत्र में आज 60-70 सालों बाद भी हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। ये शर्मिंदा होने वाला विषय है। जोई विश्वास जी, यही बातें बार बार आ रही हूं जफर इस्लाम साहब आपके पास, यही बातें विपक्षी पार्टियों की ओर से भी बताया जा रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पूरी मशीनरी वहां पर लगी रही, 40 से ज्यादा की मौतें हो जाना अपने आप में किसी भी राज्य के लिए कितना दुखदाई है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप गिना रहे हैं टीएमसी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट थे, यकीनन जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, लेफ्ट के भी। ये हालात क्यों पैदा हुए वहां पर, उसको रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जोई विश्वास जी। चित्रा जी, पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है कि तृणमूल के सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। 60% लोग हमारे मारे गए हैं जो बर्बरता और बेदर्दी से यहाँ पर जो लोगों को कातिल हुआ है उनके खिलाफ हम सब है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोग नहीं चाहते कि बंगाल के एक भी लोग मरे। रोका क्यों नहीं गया? एक मिनट, मैं वही बात कर रही हूँ आपसे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग चुनाव में भाग भी लिए, बहुत सारे लोग आए, लंबे लाइन में खड़े हुए, चुनाव में मतदान भी किए हैं। तो हमारे 60,000 से ऊपर ये बूथ की संख्या है पंचायत में, उसमें 60, अगर आप देखेंगे 60-70 बूथ में गड़बड़ हुआ है, बाकी सभी में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है। और ये जो स्वतंत्र बूथ का लिस्ट 7.84% बूथ का लिस्ट 5 जुलाई से पहले ही हम लोगों ने नहीं, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ही भेज दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल फोर्स का देर से पहुंचना, दौड़, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक कल्चर है, एक कल्चर परंपरा रही है। जब भी हम लोग पंचायत चुनाव देखेंगे, अगर वामपंथियों के टाइम में भी 2003, 2008 में अगर आप देखेंगे, 2003 में 76 लोगों का मौत हो जाता है, 2008 में भी 49 लोगों का मौत हो जाता है। अगर 2013 का भी देखेंगे, उसमें भी करीब 39 लोगों का मौत हो गया, जबकि उस टाइम भी सेंट्रल फोर्स मौजूद था बंगाल। तो ये एक परंपरा रहे, हम लोगों ने इसी को कम करने के लिए कोशिश की है इस बार की कम से कम
कम हिंसा हो, कम लोग मारे जाए। इसलिए हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जो नवजोत यात्रा भी किए थे पंचायत से पहले, गांव-गांव उन्होंने पहुंच के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि कम से कम पंचायत वोट में कोई हिंसा ना हो, लोगों को विपक्ष को मौका मिले, सबको मौका मिले, लोकतंत्र में सबको चुनाव में भाग लेने के लिए मौका मिले। और ममता बनर्जी भी अभी बता रही थी आपको कारण, एक ही परिवार से 3 जन 4 जन लोग अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट बन जाते हैं, जो अभी दीदी बताई है, और एक दूसरे के चेहरे तक नहीं देखने की मतलब इच्छा रखती है, और ये लोग हिंसा में उतर के आते हैं। तो ये जो भी हिंसा करे वो तो गुंडागर्दी अगर करता हुआ सीधे स्टेट को चैलेंज कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और इसमें अगर कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो यकीनन राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब, उनकी बातों पर भी आप जवाब दीजिए, और मैं आ जाती हूँ एक बार रिजल्ट पर भी आ जाती हूँ। देखिए, जब बीजेपी जीतती है तो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, वही स्थिति क्यों ना पश्चिम बंगाल को लेकर माना जाए कि ममता बनर्जी अभी जीत रही हैं तो आप लोगों को फिर वहां पर लोकतंत्र में खोट नजर आ रहा है। जफर इस्लाम जी, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार ये कह रहे हैं बीजेपी को आईना दिखाया जी। अरे आईना तो आपको देखने की जरूरत है। आपने अभी किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा जो है वो हर इलेक्शन में सबसे ज्यादा दबदबा रहता है, सबसे ज्यादा सीटें जीतती है, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो। तो हमने कहा कोई वायलेंस देखा है ऐसा? क्या किसी और प्रदेश में इस तरह का वायलेंस देखा? भाजपा हर जगह जीतती है, क्या किसी और प्रदेश में वायलेंस देखा है? ये वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस सिर्फ बंगाल में, वायलेंस पॉलिटिकल वायलेंस सिर्फ ये जो है बंगाल में है, और वो भी ममता बनर्जी के इशारे पे होता है। पूरा 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 प्रोत्साहन, सपोर्ट और आइडेंटिफाई करके मारते हैं। आपने देखा 2019 के इलेक्शन के बाद, जो 2022 के इलेक्शन के बाद, जो उनके असेंबली इलेक्शन के बाद जिन जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था उनके घर में घुस के मारा, बलवाई टीएमसी के गूंज सब बलवाई देते थे। इससे क्या समझ में आता है कि आप अगर टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो आपको ये आपके साथ बीतेगा, जैसे आपने पहले दिखाया है। इसका ट्रेलर आपने 2022 के इलेक्शन में दिखा, और वही आज अभी यहाँ हो रहा है कि अगर बीजेपी के साथ हो तो आपको मारा जाएगा। हाँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है, एक मिनट सुनिए, बीच में आपकी बात सुन रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है, डबल हो ट्रिपल हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया। अगर हमारे लोगों को वोट देने दिया जाता तो हम 100% वहां पर 2 लाइन में जो विश्वास जी जल्दी से, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, अगर 2 लाइन में देश के चुनाव का अगर इतिहास देखेंगे, 3 राज्यों में सबसे ज्यादा वायलेंस होते थे जहाँ पर वामपंथी शासन था, एक पश्चिम बंगाल, एक केरला और एक त्रिपुरा। सबसे ज्यादा पोल वायलेंस वामपंथियों के टाइम पे होते थे, और आज भी ये कल्चर बरकरार रहा है, क्योंकि बंगाल में जो वामपंथी है वो अभी रामपंथी हो गया है। अगर आप वामपंथी सीपीएम का वोट बैंक देखेंगे, वो ध्वस्त होके और सारे वोट बीजेपी में, भाजपा में चले गए हैं। तो जो वामपंथी लोग भाजपा में चले गए हैं, उन्होंने आज ये वायलेंस, हिंसा, ये सब करा रहे हैं। जो पहले वामपंथी थे वो रामपंथी हो गए हैं, अतुल अंजान जी, और कह रहे हैं कि पहले लेफ्ट के शासन में ज्यादा दंगे होते थे और ज्यादा हिंसा होती थी, हमने उसको कम करने का काम किया है। अतुल अंजान जी, देखिए चित्रा जी, अब जीत और हार के बीच में इस तरह की टिप्पणी मैं क्या करूं कि वामपंथी रामपंथी हो गए। अब हम लोग तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में नहीं थे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं थे, हम कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकारों में नहीं थे। उनको बोलने दीजिए, आप ना बोलिए तो ज्यादा न अरे आप मत बोलिए, कहिए, आप ही बोलिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं बोल लीजिए, आपको बोलने का नहीं बोलिए अतुल अंजान जी, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। अगर यही नहीं तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर अलग किस्म का कल्चर है। हम आपसे कहें कि रामपंथी हो गए, हम अपने विचारों से हिलते नहीं और हम मित्रता में कोई सीमा रखते नहीं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव कराइए, आप नीचे भी कराइए, ऊपर भी कराइए, लेकिन अगर आप चुनाव इसी तरह से कराएं, चाहे मेरी पार्टी कराए चाहे आपकी पार्टी कराए, तो लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? दुनिया में क्या कहा जाएगा
ये आने वाले लोग, इस नौजवान लोग इस वोट में यकीन नहीं करेंगे, उससे दूर हट जाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कराने के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। और आप सब ज़्यादा जानती हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के साथ रहने का बड़ा सौभाग्य रहा है, वो जानते हैं इस विचार को। लेकिन फिर आप क्यों इस तरह का दंगे फसाद में मरते हैं? अब हमारे ही मारे गए, अब आपके मारे गए, इसलिए मारे गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि तृणमूल के आदमियों ने तृणमूल को मारा है, जो बागी तृणमूल हो गए हैं। इस तरह की स्थिति मत पैदा करिए। इस तरह की स्थिति पैदा करने से मैं तो एक बात कह रहा हूँ, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो और चाहे मेरी पार्टी के लोग हो, किसी के साथ अन्याय हो और कहीं भी अन्याय हो उसको रोकने की कोशिश करें। और मेरी अपना विचार ये है कि चुनाव होने से पहले हर पार्टी को एक दस्तावेज जारी करके चुनाव आयोग के नेतृत्व में हलफनामा लेना चाहिए कि हम हिंसा में नहीं भाग लेंगे। और अगर हमारे लोग हिंसा में भाग लेते हैं तो उस इलाके का चुनाव फिर दोबारा नहीं होगा। जो पिछली दफा चुनाव जीते थे वही लोग चुनाव के अंदर रहेंगे, तो एक नई तरह की परंपरा शुरू हो जाएगी। इन चुनावों से कोई इस तरह के हथियारबंद चुनाव करने से, रक्त रंजित चुनाव करने से कोई हमारे लोकतंत्र की आत्मा, संकल्प पूरा नहीं होता। लेकिन चुनाव दर चुनाव इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं, उसको रोक पाने में सरकारें नाकाम क्यों हैं, ये एक अलग विषय है बहस का। और इसको लेकर यकीनन केंद्र राज्य सरकार दोनों को ही सोचना होगा, क्योंकि बंगाल के लोगों की ही जान जा रही है, भले ही वो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हों। सर, एक संजय जी से जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पंचायत के रिजल्ट आ गए सामने, बीते तमाम इलेक्शन के रिजल्ट ये बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और उसके नीचे नंबर 2 बीजेपी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दल जो मिलकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर विपक्षी एकता होती है तो दीदी इन लोगों के लिए ज्यादा सीटें छोड़ेंगी? क्योंकि अब इसी से 2024 की दिशा और दशा भी तय होनी है। संजय कुमार जी, वहां पर तो दीदी का ही जलवा है, आज के आंकड़े बता रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है चित्रा जी नहीं, ये आंकड़े बताएं, चाहे आप लोकसभा के चुनाव को देखें, चाहे विधानसभा के चुनाव को देखें बंगाल में, ये तो स्पष्ट है कि जलवा दीदी का ही है। और अगर बंगाल में गठबंधन होने की अगर बात है तो अड़चन इसी बात की होगी कि सीटों का बंटवारा कैसे हो। और ये अड़चन बड़ी पहले भी रही है और मुझे लगता है 2024 में भी यही अड़चन होने वाली है। आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी बड़े आसानी से तैयार होंगी कि वो कुछ सीटें कांग्रेस के लिए और कुछ सीटें लेफ्ट के लिए छोड़ेंगी, क्योंकि अब ये जो चुनाव के नतीजे ये दूसरी एक बार फिर से मुहर लगा रही है कि भाई वर्चस्व अगर है किसी पार्टी का तो तृणमूल कांग्रेस का है, और बीजेपी का कोई अगर मुकाबला कर सकता है तो तृणमूल कांग्रेस कर सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए यहाँ पर बहुत हाशिए पर पार्टी है और इसी के लिए उन्हें तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में सीटें छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है यही कंटेंशियस मुद्दा होने वाला है और इस मुद्दे पर किस तरह से ये सब तीनों पार्टियां एक साथ आएंगी, मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी डिमांड्स को और बढ़ाएंगी और वो कहेंगे कि कांग्रेस को ऑलमोस्ट सरेंडर करो, लेफ्ट को सरेंडर करो हमारे पक्ष में, अगर आपको बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर रोकना है।